हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मुझे पता था ये टॉपिक हालांकि मुझे चैप्टर की स्टार्ट में कराना चाहिए, जैसा आप देख रहे हो ये शायद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 8 या 9 बन। तो मैंने ये टॉपिक सबसे आखिरी में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरी पुरानी सारी वीडियोस देख चुके हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, तो अब आपके लिए ये टॉपिक समझना बिल्कुल बच्चों का मजाक वाला खेल है। तो पहले वो सारी वीडियोस देखो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस को जो अभी तक मैं बिजनेस स्टडी की अपलोड कर चुका हूँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? देखो, सबसे पहले सोचो कि फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब अपने पैसे की प्लानिंग जो आप करते हो फ्यूचर के लिए, अपने घर के कॉन्टेक्स्ट में सोचो। जैसे मेरे घर में बड़ा इस चीज़ पे हमेशा मुद्दा रहता है कि बच्चों की शादी होनी है तो उसके लिए कितना खर्चा होगा और वो पैसा कहाँ से आएगा। ऑल दो मैं शायद शादी ना करूँ, 10-15 साल बाद करूँ, तो उसमें भी ये भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग है कि हमारा फ्यूचर में कितना खर्चा आएगा और वो खर्चा हम कहाँ से निकालेंगे। हम और भी खर्चे करते हैं, रिटायरमेंट के खर्चे आपके मम्मी पापा प्लान करते होंगे कि हम जब 60 साल से ऊपर के होंगे तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे और कहाँ खर्चेंगे। तो ये होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर हम थोड़ा कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में समझे, एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझे, तो ये मैंने आपकी डेफिनेशन कोट कर रखी है। डेफिनेशन है एस्टिमेटिंग, मतलब मैंने इसको थोड़ा काट के बोला है, ऐसा नहीं है मैंने एग्जैक्ट टीप दी है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एस्टिमेटिंग फंड्स रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स। मतलब क्या है इस कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब क्या है, इसमें बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग में हम दो स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है एस्टिमेटिंग फंड्स रिक्वायरमेंट, यानी कि कितना पैसा चाहिए हमें इस साल के पूरे साल में और हमारे लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स में हमें कितना पैसा चाहिए होगा। और इसका सेकेंड स्टेप है सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब क्या है वो पैसा कहाँ से आएगा। वो हमारे हमने फर्स्ट स्टेप में जो हमारी रिक्वायरमेंट हमने मेंशन करी कि हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, वो 100 करोड़ हम लाएंगे कहाँ से, ये होता है हमारा सेकंड स्टेप जिसमें हम डिसाइड करते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियोस देखी हैं ध्यान से और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपके दिमाग में शायद एक चीज स्ट्राइक करी होगी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो है फाइनेंस डिसीजन और सेकंड स्टेप जो है वो है इन ओ सॉरी 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 मैंने उल्टा बोल दिया। फर्स्ट स्टेप जो है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और सेकंड स्टेप जो है वो है फाइनेंस डिसीजन। तो फिर हमारा फर्स्ट स्टेप में हमने सोच लिया हमें कितना पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और हमने सेकंड स्टेप में सोचा कि हमें कहाँ से पैसा मिलेगा, वो होता है फाइनेंस डिसीजन, जो हम पहले की वीडियोस में ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो ये कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम पढ़ते हैं बेसिकली यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे हमारे बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स है, सिंपल। पहला है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। सिंपल सा पॉइंट है, रीजनेबल कॉस्ट। सिंपल सा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारे पास, एक तो पहली बात, हमारे पास हमेशा फंड्स अवेलेबल हो, मतलब इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। मतलब क्या है, हमारे जब पैसे की ज़रूरत हो हमारे पास वो पैसा हो। ऐसा ना हो कि हमारा किराएदार आ गया, हमारा बिजली वाला आ गया और हमारे पास पैसे ही नहीं है उनको पे करने के लिए, वो हमारा बर्थडे केक काट जाएंगे अगर हमने उनको पेमेंट में हल्का सा भी डिफॉल्ट कर दिया। और इसमें दूसरी बात क्या देखने वाली है, एट रीजनेबल कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वजह से पता हो, ये फाइनेंस वाले होते हैं जो मतलब ये लोकल फाइनेंस जिन्हें हम एसोसिएट्स वाले कहते हैं, वो बड़ा चोरों वाला इंटरेस्ट लेते हैं। वो लेते हैं 10% पर मंथ, 15% पर मंथ। या फिर ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी से भी कितने भी इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा ले आओ और फिर आपने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली और फिर आप ब्याज में, आप कर्जे में डूब गए हो। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके पास जो पैसा आया है वो एक सस्ते, एक रीजनेबल कॉस्ट पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 5% पर मंथ, 3% पर मंथ या 10% पर मंथ पे उठा ले पैसा अपना अभी का कर्जा पूरा करने के लिए। ऐसी हरकत बेसिकली वो लोग करते हैं जिनको गैम्बल करना होता है, जिनको जुआ खेलना होता है। सेकेंड पॉइंट है, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दैट टू सी टू सी दैट द फर्म, कि हमारी कंपनी डज नॉट रेज
अननेसेसरी अननेसेसरी फंड्स। मतलब क्या है, अननेसेसरी लिखा हुआ है, मुझे पता है मेरी राइटिंग। तो हमारा क्या है इसमें पॉइंट कि कंपनी हमें ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि हमारी कंपनी अननेसेसरी फंड्स ना रेज कर ले। मतलब क्या है कि बेफालतू में जितना पैसा हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा पैसा ना रेज कर ले। अगर हमें इस साल में हमें लगता है कि हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, तो ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी 50 करोड़ के बजाय 60 करोड़, तो चलो फिर भी ठीक है कि चल यार किसी मिस हैपनिंग में हमें हमारे पास काम आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट और 80 करोड़ हम रेज करके बैठे हैं। अब इसके दो रीज़न है क्यों ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पहली रीज़न, कॉस्ट। देखो, अगर आप 50 करोड़ की जगह 80 करोड़ रुपए रेज करके बैठे तो ऑब्वियस सी बात है उस 80 करोड़ पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। आपको कोई ना कोई उससे कॉस्ट एसोसिएटेड है। चाहे आप अपने भी घर से पैसा लगा रहे हो, यानी आप इक्विटी भी इस्तेमाल कर रहे हो कंपनी में, स्टिल उससे एसोसिएटेड कॉस्ट है जो बिजनेस को पे करनी पड़ेगी। और आपको पता ही है, जैसे मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, कि इक्विटी, ऑल्दो आपको इक्विटी पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता डेट के मुकाबले, बट स्टिल इक्विटी से पैसा लेना कंपनी के लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। रीज़न मैं पुरानी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। और दूसरा क्या है, वेस्टेज। मतलब क्या है, जब आपके पास जेब में फालतू पैसे होते हैं तो आप उसे बेफालतू में उड़ाते फिरते हो। ये आपके साथ शायद होता हो, मेरे साथ तो ज़रूर होता है। अगर मेरी जेब में 500 रुपये पड़े हैं तो फिर मैं उसको ज़रूर खाने पीने पे उड़ा दूंगा। तो ऐसे ही कंपनीज के साथ भी होता है, अगर उनके पास ज़्यादा पैसे पड़े तो वो इधर उधर बेफालतू के खर्चों में उड़ा देती है। अब हमारा नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक इस वीडियो का, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। सबसे पहला पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। मतलब क्या है, कंपनी को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। मतलब क्या है, आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे हमने इस साल की अपनी सेल फोरकास्ट करी थी 10%। मतलब हमारी इस साल की सेल की जो इंक्रीमेंट है वो 10% से होगी। मतलब हमारी कंपनी, सिंपल ले लेते हैं, सिंपल टर्म्स में बात करते हैं, हमारी कंपनी को उम्मीद थी कि हमारी इस साल की सेल होगी 100 करोड़ की। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर हमारी कंपनी की 100 की बजाय 80 करोड़ की हुई, या फिर 100 की बजाय 120 करोड़ की हुई, हम अपने आप को, फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि हम हर तरीके के सरकमस्टेंसेस को हैंडल कर पाएं। कि अगर हमारी कम भी हुई तब भी हम उसे हैंडल कर पाएं, या फिर ज़्यादा भी हुई तो हम आराम से उसे हैंडल कर पाए। 10% में हटा ही देते हो, इसको भूल जाओ। तो हम अपने आप को हर तरीके की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। या अब मैं आपको बुक से बाहर का एग्जांपल दूं तो फिर ले सकते हैं हम एग्जांपल, मानो हमें उम्मीद थी कि हमारा मार्केटिंग या हमारी एडवर्टाइजिंग का जो डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, वो एडवर्टाइजमेंट पे अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ की कॉस्ट हमें करने वाला था। मतलब उनका 10 करोड़ का बजट था खर्चा करने का। बट क्या हुआ, गलती से उनसे 12 करोड़ का खर्चा हो गया। उनसे थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। तो उस केस में भी, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग में अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, तो हम इस चीज़ को बियर कर पाएंगे कि हमारी एडवर्टाइजमेंट में 10 की बजाय 12 करोड़ का खर्चा हो गया। बट अगर हमने यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी होती स्टार्टिंग में ही कंपनी अपने ईयर की, तो क्या पता 10 का 12 करोड़ खर्चा हम ना झेल पाते और कुछ खतरनाक वाली हैपनिंग हो जाती है हमारी कंपनी में। अगला पॉइंट है, अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। मुझे थोड़ा सा शॉकिंग सा लगता है पॉइंट, अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, जब हम साल स्टार्ट होने पे हम पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हमें उम्मीद है कि इस साल हमारे कंट्री में, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, या हमारी कंपनी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है जो कि हमें नुकसान दे सकता है। तो हम उसके लिए ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमें लग रहा है कि इस साल रिसेशन आ जाएगा हमारी कंट्री में। रिसेशन का मतलब जब लोग कुछ खरीदते नहीं है, जब अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तो उस केस में क्या है, हमने अपने आप को पहले ही शॉक के लिए प्रिपेयर कर लिया। या फिर मानिए जैसे कि सैमसंग और एप्पल की हमेशा कोर्ट में केस लड़ते रहते हैं वो आपस में। सैमसंग कभी एप्पल पे 400-500 मिलियन डॉलर का केस कर देती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4-5 हज़ार करोड़ का केस कर देती है। कभी एप्पल सैमसंग पे कर देती है, कभी सैमसंग एप्पल पे कर देती है। तो वो अपने साल के स्टार्ट में ही पहले प्रिपेयर कर लेते हैं कि इस साल अगर हम कोर्ट में केस हार गए तो हम उस केस के पैसे दे पाएँ, हमें फाइन और पेनल्टीज पे कर पाएँ। अगला पॉइंट है, रिड्यूसेस वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स।
मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, या मैंने यहाँ पे जैसे ऊपर शॉक्स एंड सरप्राइजेस किया है, ये चीज़ आप अपने बोर्ड में भी करके आना, अपने एग्जाम्स में करना, पेंसिल से अंडरलाइन कर देना मेन पॉइंट्स को। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है बोर्ड में, और ये आपकी प्रेजेंटेशन का पार्ट है, अंडरलाइन करना पेंसिल से मेन पॉइंट को। तो हमारा जो पॉइंट है अगला, वो है रिड्यूसेस वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इसका क्या मतलब है? ये वेस्ट वाला पॉइंट यही है जो मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन में कहा, कि हम बेफालतू में पैसा ना रेज कर ले, हम एक्स्ट्रा पैसा ना रेज कर ले, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा अगर हमने रेज कर लिया तो फिर हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और हमारे अननेसेसरी खर्चे होंगे। और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, इसका क्या मतलब है कि देखो, अभी आप शायद उस लेवल की आपने बड़ी कंपनीज देखी नहीं जिन लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। उन कंपनीज में क्या होता है, जैसे मानो सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट के एक बंदे को ऑर्डर आ गया कि 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने हैं प्रोडक्शन वालों को। अब सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे ने 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब क्या हुआ, उसका एक कलीग आया, उसने भी देखी कि यार ये 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने हैं, बट उसने ये नहीं देखा कि ये 10 करोड़ ट्रांसफर हो चुके हैं, और उसने दोबारा कर दिए 10 करोड़ ट्रांसफर। तो इसमें क्या हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हुआ, एक काम दोबारा हो गया, 10 करोड़ रुपए दो बार ट्रांसफर हो गए प्रोडक्शन वालों को। तो इसमें क्या हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हुई, बेफालतू का खर्चा हुआ, बेफालतू का टाइम लगा। अब दोबारा उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एंट्री में, दोबारा पैसा प्रोडक्शन वालों को, सेल्स को भेजना पड़ेगा। तो ऐसे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स फाइनेंशियल प्लानिंग से हम कवर अप कर लेते हैं। हम साल की स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं डिसाइड कि कौन बंदा क्या काम करेगा और कौन बंदा किस लेवल पे कितना ज़्यादा ये काम करेगा। जो मैंने हालांकि अभी एग्जांपल दिया डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट का, ये डे टू डे एग्जांपल है। बट मानो मैं इसका आपको एग्जांपल ईयरली बेसिस पे देता हूँ, कि मानो हमने कहा कि हमारी कंपनी को 100 करोड़ के फंड्स की जरूरत होगी, हमने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कह दिया कि 100 करोड़ हमें चाहिए। अब हमारे फाइनेंशियल, एक बड़ी कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट कंट्री में 4-5 जगह फैला हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल ढंग से मेंशन कर देंगे कि इस वाले जो हैदराबाद में ब्रांच है, उसे 20 करोड़ रेज करने हैं बैंक से, जो मुंबई में ब्रांच है उसे 30 करोड़ रेज करने हैं कि गवर्नमेंट से। तो हम ऐसे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को रिड्यूस कर देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। ऐसा ना हो कि हैदराबाद वाली और दिल्ली वाली ब्रांच ने, दोनों ने बैंक से 20-20 करोड़ रुपए रेज कर दिए। ऐसी बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं कंपनी में, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ आज की डेट में, और मुझे ऐसे ऐसे सीन पता चले कंपनीज में। बेसिकली हमें एक हमारी टीचर ने बताया था कि एक 10-15 लाख के सर्वर्स कंपनीज में, 10-15 लाख रुपए के सर्वर एक काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं, ये कंपनीज में इधर उधर एक कोने में पड़े होते हैं, 20-20 साल से चल रहे होते हैं, और कंपनी के मैनेजमेंट को पता ही नहीं कि ये 20 साल से सर्वर 15 लाख रुपए का एक कोने में पड़ा चल रहा है। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ कंपनी करती हैं। कहीं आप ये हैरान हो रहे हो कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कैसे हो जाती है कंपनीज में। तो कंपनियां बेवकूफ़ होती हैं लिटरली। अगला पॉइंट है लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ, ये पॉइंट मेरे को बहुत वाहियात लगता है। ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि बुक राइटर को बस बिठा दिया था और उसे किसी ने कहा था 10 पॉइंट लिखने, तो उसने बेफालतू के 1-2 पॉइंट फालतू में डाल दिए। लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर, यार प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग का काम ही यही है कि प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट करना। ये बड़ा वाहियात बेफालतू का पॉइंट है, बट इसे याद कर लो क्योंकि बुक राइटर ने लिखा है। तो आप बस अपने प्रेजेंट को आप सोच लेते हो कैसे आप फ्यूचर में जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचोगे, जो कि प्लानिंग में हम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फंक्शंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरियस फंक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे हम बेसिकली वेरियस डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट, हमारा एचआर डिपार्टमेंट। तो बेसिकली होता क्या है, देखो इस वाले पॉइंट में होता क्या है कि जब साल स्टार्ट होता है, हर डिपार्टमेंट का हेड बैठ जाता है। मतलब चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर बैठता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बैठते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बैठता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड बैठते हैं। मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के हेड बैठ जाते हैं एक मीटिंग रूम में, और वो आपस में बहस करते हैं कि प्रोडक्शन वाला कहता है मुझे इस साल 15 करोड़ रुपए चाहिए, मार्केटिंग वाला कहता है मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, रिसर्च वाले कहते हैं मुझे 7 करोड़ चाहिए रिसर्च करने के लिए। अब फाइनेंस वाला सबसे कोऑर्डिनेट करेगा, सबको समझाएगा कि यार मार्केटिंग वाले को वो कहेगा कि यार तू शायद ज़्यादा पैसे मांग रहा है, अभी हमारे पास इतना नहीं है। प्रोडक्शन वालों को वो समझाएगा कि यार प्रोडक्शन थोड़ी अब तुम धीरे करो। रिसर्च वालों को कहेगा रिसर्च तुम फास्ट करो, मतलब जो भी कंपनी की सिचुएशन है। और मार्केटिंग वालों को फोर्स करेगा कि वो ज़्यादा सेल्स लेके आए कंपनी में ताकि फाइनेंस बना रहे। तो बेसिकली क्या है, ये सारे बहुत सारे साल के स्टार्टिंग में सारे बैठ जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग,
और ये अपने सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि पूरे साल हर डिपार्टमेंट इतना खर्चा करेगा और हर डिपार्टमेंट मतलब बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट इतनी सेल्स लेके आएगा। तो और फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ से पैसा लाएगा और कैसे कैसे खर्चा किया जाएगा। तो सारे हमारे फंक्शन जो हैं कोऑर्डिनेट हो जाते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगला पॉइंट है सर्व एज अ कंट्रोल टेक्निक। कंट्रोल टेक्निक या कंट्रोलिंग टेक्निक, जो हम कंट्रोलिंग चैप्टर मैं जिसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, हम उस कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे कंट्रोलिंग डेवलप कर पाते हैं, कैसे कंट्रोलिंग कर पाते हैं। हमने जैसे डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10 करोड़ ही खर्चेगा इस साल, तो अब हम देख सकते हैं हम हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर, मतलब सॉरी हर दिन कहना चाहता था मैं, हर साल नहीं, हर दिन, हर क्वार्टर, हर महीने की रिपोर्ट्स बनाते हैं कि हमारा कितना खर्चा हुआ। और अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो हम उसको रोक पाते हैं, हम कंट्रोल कर पाते हैं उस खर्चे को। तो ये होती है, इस तरीके से हम कंट्रोलिंग टेक्निक बना लेते हैं। और ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हुआ कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम देख पाते हैं कि हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करना था, क्या इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, नहीं हुआ है, तो क्या रीज़न है। लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस डिसीजन। ये मैंने ऊपर आपको पहले ही डेफिनेशन में मार्क कर दिया था कि ये बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंस डिसीजन के बीच में रिलेशन बना रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ लगेगा। और लास्ट पॉइंट है हेल्प्स इन बिल्डिंग साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर हम किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहते हैं, इसमें हम कहना चाहते हैं डेट एंड इक्विटी। कहने का क्या मतलब है कि देखो, मैं पहले जैसे पुरानी वीडियोस में समझा चुका हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर के दो कंपोनेंट होते हैं हर कैपिटल की स्ट्रक्चर के, एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम एक ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो, एक डेट इक्विटी का स्ट्रक्चर बना पाते हैं। हम फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू डिसाइड कर पाते हैं हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, और हम ये डिसाइड कर पाते हैं, हम इस चीज़ को देख पाते हैं और करेक्ट कर पाते हैं कि अगर हमारे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट से ज़्यादा पैसा रेज हो गया हो या फिर इक्विटी से ज़्यादा पैसा रेज हो गया हो, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, और या फिर इतने अमाउंट में रेज हो गया कि हमें वो हार्म कर जाए, तो हम क्या है, डेट और इक्विटी को हम बैलेंस कर देते हैं, हम प्रॉपर रेशियोज में ले आते हैं। तो इस पॉइंट को ख़त्म करते हुए, इस वीडियो को ख़त्म करते हुए, फाइनेंशियल टॉपिक को ख़त्म करते हुए, अब ये वीडियो हमारा टॉपिक हो गया है। और प्लीज़, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको समझ आया, और नहीं आया तो बताना, मैं जो समझ नहीं आया मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, शायद आपकी इस शेयरिंग से कोई पास हो जाए। तो बाय।